Assalamualaikum student, I am Amir Shahzad, your chemistry teacher and you are watching my channel Chemistry Lover. Student, हमने सेकंड ईयर क्लास का जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 1 से। आज हम 7वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो स्टूडेंट, हम आज कंप्लीटली तौर पर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका ट्रेंड देखेंगे पीरियोडिक टेबल। उसके बाद इसके फैक्टर्स देखेंगे जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम to make it cation is called ionization energy. Ionization energy एक ऐसी एनर्जी है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो हम कौन सी उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी गैसियस एटम में से, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, आपको पता है जब भी कोई आयन जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। सो हमारे पास कैटायन फॉर्म हो जाता है। अगर नहीं समझ आई तो मैं आगे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई एटम, हाइड्रोजन का एटम, हमारे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको एनर्जी देते हैं, ये हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये जो एनर्जी हम इसको दे रहे हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन के बारे में। हमारे पास आगे हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एटम। किसी भी एटम की बेस पर हम इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन, सो ऑन। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। The minimum amount of the energy which is required to remove first electron, कहां से? वैलेंस शेल से, from the isolated gaseous atom is called first ionization energy. ऐसी एनर्जी जो हम यूज करते हैं किसके लिए? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम हमें पता है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और उसके बाद इसके दूसरे शेल में कितने? 8। पहले में 2 और आखिरी में भी 2। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, हम इसको यहां से एनर्जी देते हैं। जब एनर्जी देंगे तो इसके बाद एनर्जी आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जब ये रिमूव करता है तो हम जो एनर्जी देते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जो पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड फॉर ये देखें, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, इसको हमने एनर्जी दी, ये एनर्जी दी और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी यूज हुई है। डेल एच इज इक्वल टू प्लस 738 किलो जूल पर मोल। इसमें 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस्तेमाल हुई है, जो कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसको हम एंथैल्पी भी कहते हैं। ये एनर्जी जो इस्तेमाल हुई है फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से, वैलेंस शेल फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी।
ऐसी एनर्जी जो हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें पता है कि इंपॉर्टेंट नोट है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लार्जर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, आगे हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे पहले एक पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया हुआ है। तो हम जब सेकंड इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव करवाएंगे तो हमारे पास इसमें एनर्जी कितनी इस्तेमाल होगी, 1450 किलो जूल पर मोल। 1450 किलो जूल पर मोल। फर्स्ट में कितनी हुई थी, ये देखें 738 738 किलो जूल पर मोल हुई थी, बट इसमें कितनी हो रही है, 1450 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या कि हम जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो हमारे पास एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होगी। अगर हम इसके तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दें मैग्नीशियम में से, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवा दिए, अब अगर थर्ड करवाते हैं, ये देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाले रिमूव हो चुके। अब हम इसके लिए ये है नहीं, ये केस है नहीं मैग्नीशियम के लिए, बट हम अगर रिमूव करवाएं तो इसके लिए देखें 7730 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज हो रही। मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी फॉर द रिमूवल ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत ह्यूज एनर्जी चाहिए। सो हमारे पास जो मैग्नीशियम का केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ही हम देखते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है हम चेक करने के लिए बस इस्तेमाल करते हैं एटम की स्टेबिलिटी को। हम आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एटम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। एटम की स्टेबिलिटी फॉर एग्जांपल ये देखें कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, जब ये रिमूव कर देगा तो हमारे पास इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर ये रिमूव हो जाएगा। ये फॉर एग्जांपल ये रिमूव हो, जब ये रिमूव हो जाएगा तो फिर इसका वैलेंस शेल ये हो जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो सो इट इज अ वेरी स्टेबल एटम। तो ये हमारे पास एक स्टेबल एटम हो जाएगा। सही। आगे हम देखते हैं द फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी, कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। इसके ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, सेकंड इज अ न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड इज अ शील्डिंग इफेक्ट एंड फोर्थ वन इज अ नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। कि हमारे पास ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इतने तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। हमारे पास एटॉमिक रेडियस फर्स्ट फैक्टर है जो कि हमारे पास इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने पिछले लेक्चर में एटॉमिक रेडियस के बारे में कंप्लीटली तौर पर डिफाइन किया, कंप्लीटली तौर पर इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में डाटा चाहिए तो जाके आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक रेडियस के ऊपर एटॉमिक रेडियस कैसे इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें पता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। आप हमें पता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एटम है, ये लार्जर एटम है और ये स्मॉलर एटम है, इसमें से कौन से एटम में से इलेक्ट्रॉन इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। हम ये जो लार्ज एटम है इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। निस्बत इसके हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज हमारे पास जो इस एटम का जो हमारे पास साइज है ये बहुत बड़ा है। इस एटम का साइज बड़ा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू दिस। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसके ऊपर कम है, इसके ऊपर ज्यादा है। तो हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करवा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा,
जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम इस्तेमाल होगी। हम आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो हमारे पास इसमें से हम इजीली रिमूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से डेल एच 700 यूज हो रही है, तो इसमें से कौन कितनी इस्तेमाल होगी, डेल एच, इसमें से होगी 900 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या कि इसमें से एनर्जी कम इस्तेमाल होगी एज कंपेयर टू दिस। सो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी फॉर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा स्टूडेंट, हमने देखा कि ग्रुप में जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू इन ग्रुप। हम कह सकते हैं कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप बिकॉज हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास एक आ गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास अगर पीरियड में देखें तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा होता है। हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है, सो हम कह सकते हैं इन द पीरियड atomic ionization energy increase left to right। हमारे पास पीरियड में क्योंकि साइज कम हो रहा, हमें पता है कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस है, हमारे पास एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो हम यहाँ पर एनर्जी कम और यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने पड़ेगी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एनर्जी जो वो कम यूज करनी पड़ी, यहाँ पर ज्यादा यूज करनी पड़ी। सो हम कह सकते हैं इन द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज लेफ्ट टू राइट। हमारे पास लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जो है एनर्जी हमारे पास इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम सेकंड फैक्टर के बारे में देखें, सेकंड फैक्टर इज अ न्यूक्लियर चार्ज। हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अगर कोई एटम है तो उसमें जो मौजूद न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारे पास जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उतना साइज कम होगा। हमारे पास जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना हमारे पास साइज कम होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा। और जितना एटॉमिक रेडियस हमारे पास कम होगा उतना हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जितना एटॉमिक रेडियस हमारे पास ज्यादा होगा उतनी हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हम कह सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज is directly proportional to the ionization energy। जितना हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज ऑफ एटम कम होगा और उतनी ही हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी ज्यादा। जितना हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उतनी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जितना न्यूक्लियर चार्ज कम उतनी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं द थर्ड फैक्टर इज अ शील्डिंग इफेक्ट। हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या इफेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं किसको है? फॉर एग्जांपल ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
इसके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर काम करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। हमारे पास अगर हम ग्रुप में देखें ऊपर से नीचे तो हमारे पास साइज सबसे ज्यादा इसका है, हमारे पास सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट इसमें होता है। तो हम कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट जब सबसे ज्यादा होगा तो एनर्जी उस वक्त सबसे कम इस्तेमाल हो रही होगी। जब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, तो हमारे पास उस वक्त हमारे पास एनर्जी कम होगी। सो वी कैन से दैट द शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो स्टूडेंट, अगर हम देखें नेचर ऑफ द ऑर्बिटल्स कि हमारे पास नेचर ऑफ द ऑर्बिटल क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एटम है, इसके 4 शेल है। हमें पता है कि हम शेल को किस से जाहिर करते हैं, के एल एम एन। हमें पता है कि हमारे पास अगर के हम डी जनरेट ऑर्बिटल देखें तो हमारे पास होता है एस, अगर एल के देखें एस पी, अगर हम एम के देखें एस पी एंड डी, अगर हम एन के डी जनरेट ऑर्बिटल देखें तो हमारे पास एस पी एंड डी एंड एफ। तो हमारे पास हमें पता है सबसे ज्यादा जो करीब तरीन शेल है न्यूक्लियस के वो हमारे पास कौन सा होता है, एस। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना हो अगर तो हम एस से मुश्किल, उसके बाद पी से, उसके बाद डी से, हम सबसे जो मुश्किल तरीन है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना वो एस में से है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब तरीन है, इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज फुली इफेक्ट कर रहा है। सो हम इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव नहीं करवा सकते। सो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जो जितना ज्यादा साइज होगा उतना, मतलब जितना ज्यादा शेल होंगे, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज कम होगा एंड हम उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव आसानी से करवा लेंगे। सो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हम कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें एस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसके बाद पी के लिए, उसके बाद डी के लिए, उसके बाद एफ के लिए। हमें एफ के लिए सबसे कम, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास एस के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद पी के लिए, उसके बाद डी के लिए, उसके बाद एफ के लिए। हमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी कम यूज करनी पड़ रही है वो हमारे पास एफ के लिए, उसके बाद डी के लिए, उसके बाद पी के लिए और सबसे ज्यादा एस के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो हमने पीरियड में भी देख लिया, ग्रुप में भी देख लिया, हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऊपर से नीचे इन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है और हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड है वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। सो स्टूडेंट, हम देखते हैं यूजेस ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के यूजेस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि हम एटम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने आपको मैग्नीशियम की स्टेबिलिटी चेक करके दिखाई। उसके बाद हम देखें सेकंड यूज हमारे पास होता है मेटालिक करैक्टर। हम मेटालिक करैक्टर जो है वो चेक कर सकते हैं बाय द आयनाइजेशन एनर्जी। सो स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारे पास जो अच्छा मेटल कौन सा होगा जो हमारे पास इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकता है। सो अगर हम देखें कि हमारे पास ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो है ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव करवा सकते हैं। सो हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जो हमारे पास मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। जब मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो रही है, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। अगर हम पीरियड में देखें, फर्स्ट जो हमारे पास इसका साइज बढ़ा है तो हमारे पास साइज समाल होता जा रहा है। जैसे जैसे साइज समाल होता जा रहा है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है और हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती जा रही है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी ही आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उतना ही हमारे पास मेटालिक करैक्टर कम है, क्योंकि हमारे पास जब आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो उसको इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करना इजीली नहीं रिमूव कर सकेगा। जब हमारे पास मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा, उसका साइज बड़ा होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकता है। तो इसलिए उसके लिए एनर्जी जो चाहिए हमारे पास रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास कम है। सो हम कह सकते हैं कि मेटालिक करैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी।
सो स्टूडेंट, आज हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फैक्टर पढ़े जो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने उसकी ट्रेंड एक पीरियोडिक टेबल देखा कि हमारे पास आयनाइजेशन का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद हमने देखा कि कुछ हमने यूजेस भी देखे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर कम्प्लीटली तौर पर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर इस पॉइंट की हमें समझ नहीं आई, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक अल्लाह।